बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पीएम के असम दौरे की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के डिब्रूगढ़ में देश की पहली हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरकुलस से लैंड उन्होंने किया। ये सुविधा ऊपरी असम में एक हाईवे स्ट्रिप पर तैयार की गई है, जो कि युद्ध या आपातकाल की स्थिति में लड़ाकू विमानों, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के लिए वैकल्पिक लैंडिंग की जगह होगी। ये पूर्वोत्तर भारत की रक्षा और रणनीतिक तैयारी में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एक ऐसा हाईवे स्ट्रिप होता है जो कि सामान्य समय में गाड़ियों के परिचालन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे रनवे में तब्दील कर दिया जाता है, जहां पर विमान उतर सकते हैं और यहां से लड़ाकू विमानों को भी उड़ाया जा सकता है। डिब्रूगढ़ ELF असम के ऊपरी हिस्से में है, जो कि भारत चीन सीमा के बहुत करीब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर हैं और असम के डिब्रूगढ़ में मोरन हाईवे पर पीएम की मौजूदगी में राफेल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमानों ने एयर शो किया। इस दौरान विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ करते हुए देखे गए। करीब 30 मिनट तक ये एयर शो चला। चाइना बॉर्डर पर एयरफोर्स ने अपना दम दिखाया। And now you'll witness the most demanding and rare demonstrations of the... और आज 14 फरवरी है, यानी कि पुलवामा हमले की 7वीं बरसी। साल 2019 में 14 फरवरी का दिन पूरे देश के लिए काला दिवस साबित हुआ। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर CRPF के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया और इस हमले में CRPF के 44 जवान शहीद हुए। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से हर भारतीय की आंखें नम हो गई थी और इस पुलवामा बरसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को हमले के कई इनपुट भी मिले, जिसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करते हुए शहीदों को नमन किया। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर साझा की। इसके साथ ही उन्होंने पोस्ट करते हुए नमन किया है। 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर नायकों को उन्होंने याद करते हुए लिखा कि राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा, दृढ़ संकल्प और सेवा हमारे सामूहिक चेतना में सदा के लिए अंकित रहेगी। प्रत्येक भारतीय उनके अदम्य साहस से प्रेरणा लेते रहेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद होने वाले हमारे वीर जवानों के शौर्य का स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत इसके लिए समूल नाश के लिए दृढ़ संकल्पित है। आतंकवाद का सामना करने वाले हमारे सुरक्षा बलों व सुरक्षा एजेंसियों के साहस, समर्पण और बलिदान का देश सदैव ऋणी रहेगा। पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी शहीदों को नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उन्होंने लिखा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले बहादुर CRPF जवानों को याद करते हुए और दिल से श्रद्धांजलि देते हुए पूरा देश उनकी याद में और उनके परिवारों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। उनका बलिदान हमारे देश के लिए आतंकवाद से पैदा हुए गंभीर खतरों की याद दिलाता है। भारत हर तरीके से आतंकवाद से लड़ने और उसे खत्म करने के लिए अपने इरादे पर अडिग है। हमारी सरकार भारत को सुरक्षित बनाने के लिए हमारे सामूहिक इरादे को और मजबूत करने के लिए कमिटेड है। और बिहार में बंद पड़े चीनी मिल को खोले जाने का सीएम नीतीश कुमार की तरफ फैसला किया गया और निर्णय पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार के लिए बिहार का औद्योगिकरण और युवाओं को रोजगार सबसे पहली प्राथमिकता है। चीनी मिल बंद हो जाने से गन्ना किसान भी परेशान थे। गन्ना उत्पादक क्षेत्र के किसानों को इससे फायदा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये फैसला स्वागत योग्य कदम है। बंद पड़े चीनी मिलों को खोलने पर सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने बिहार की जनता को बिहार के विकास से जोड़ के आगे बढ़ाने का भी वादा किया है और उसके तहत 7 निश्चय 3 की भी घोषणा हुई है। और इस बार इस 10 ईयर में, मैंने इस कार्यकाल में
बिहार के औद्योगिकरण, युवाओं का रोजगार सबसे अधिक प्राथमिकता में। तो पहले चरण में, औद्योगिकरण के पहले चरण में तो ये स्वाभाविक कदम था कि बिहार में कभी चीनी उद्योग प्रसिद्ध हुआ करता था बिहार का। आज यहाँ वहाँ चीनी मिलें बंद पड़ी थी, तो आखिर चीनी मिल बंद हो जाने से फिर गन्ना किसान भी परेशान हुए, गन्ना के उत्पादन में भी कमी आती है। इसलिए पहले कदम के तौर पर अगर उन्होंने कहा है तो ये स्वाभाविक है और ये सरकार की प्राथमिकता है। और अगली खबर कैमूर से, जहां मोहनिया थाना क्षेत्र के वेलौड़ी गांव में गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए पहुंचे हिंदू नेता उत्तम पटेल पर जानलेवा हमला किए जाने की घटना आई सामने। जब वहीं लौट रहे थे तो सैकड़ों मुसलमान और असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला किया और घटना को लेकर उत्तम पटेल ने बताया कि मोहनिया थाना क्षेत्र के बेलौड़ी गांव में गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो गए थे। जब वापस लौट रहे थे तो सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक तत्वों ने मेरी गाड़ी पर पत्थरबाजी की, मुझे जान से मारने की कोशिश हुई। मेरे ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और किसी भी तरीके से गाड़ी लेकर वहां से हम आगे निकले। बेलौनी में गृह प्रवेश के कार्यक्रम में गए हुए थे, जहां सैकड़ों मुसलमानों द्वारा और कई सामाजिक तत्वों द्वारा जब मैं कार्यक्रम से होकर अपनी गाड़ी पर बैठा, आप लोग गाड़ी में देखिए किस तरह मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है और पूरे घर से जिस तरह से असलहे और पत्थरबाजी और जिस तरह से घेराबंदी किया गया हमको मारने के लिए, जिस पर हमला किया गया। पीछे किस लिए, कारण क्या है आपको मारने के लिए? अब तो मैं क्या बताऊं, मैं एक हिंदुवादी नेता हूं, समाज के लिए निरंतर लड़ता हूं, समाज के हर वर्ग पर लड़ता हूं, रोडों पर उठा के यही वही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं मोतिहारी से। ये बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन का विरोध किया गया, प्रशासनिक टीम को विरोध का सामना करना पड़ा है। बुलडोजर एक्शन से लोगों में गुस्सा है, लोगों ने जमकर हंगामा किया, विरोध जाहिर किया गया। सीओ पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। दरअसल हरसिद्धि के पानापुर रंजीता पंचायत के वार्ड नंबर 13 में बुलडोजर से मकान को तोड़ा जा रहा था। अचानक काफी संख्या में लोगों का जुटान वहां पर होता है और जमकर विरोध जाहिर किया जाता है। विरोध के बाद प्रशासनिक टीम को बुलडोजर एक्शन रोकना पड़ा। सीओ अरविंद चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद से अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया गया है, लेकिन लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है और इसी कड़ी में यहां पर भी हंगामा शुरू हुआ। अतिक्रमण बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाने के लिए दल बल के साथ आए हुए हैं। कुछ और फोर्स आ रही है, बलपूर्वक आज इसको हटाया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। उच्च न्यायालय का आदेश है? जी जी, एमजेसी लंबित है माननीय उच्च न्यायालय में। अब पार्टी को पहले सूचना दिया गया है? बिल्कुल, भरपूर समय इनको दिया गया है और पत्र 1-2 में सुनवाई की गई है। साथ ही ये अपील भी किया गया है इनके द्वारा। जिला पदाधिकारी महोदय के न्यायालय से भी इनका दावा खारिज हो चुका है। दिक्कत है हुए हमारे घर तुरे हमारे घर तुर लखलवा के पुलिस आयल है जे बोलू घर तुर दे हैं, बोलू हटा ले, हटा के चल जाइए से। दरोगा जादव के बेटा कहता कि अपन घर हटा ले, तुरवा के तोर घर हटवा दे, हम अपन घर बनाए। का समस्या बा? समस्या ये बा कि हमारे पास कोई जमीन नहीं है। सीओ साहब को दिन के घर हटावे के, हम घर हटावे तैयार बने, सीओ साहब कहीं और जगह जमीन दे दे, हमें यही पे घर हटा ले। ये हमारे कागज दी, हम ये पे घर हटा ले। पहले नोटिस मिला हुआ है? नोटिस मिला था, इनको बोले थे सर मेरे पास कोई जमीन नहीं है, ना हमारे पास ना पैसा है ना कहीं जाएंगे। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर आपके सामने रखे। सीतामढ़ी में डकैतों का तांडव दिखा है। कन्हौली थाने से कुछ मीटर की दूरी पर डकैती की गई है। बड़े किराना कारोबारी को टारगेट किया गया, लाखों की लूट उनके घर से की गई। दहशत फैलाने का इरादा था, जिसकी वजह से बम विस्फोट की भी जानकारी है कि दहशत फैलाने के लिए बम विस्फोट किया गया। एसपी ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मौके पर मुआयना किया है, जायजा लिया। कन्हौली थाना के भाषर की ये घटना बताई जा रही है। और अगली बड़ी खबर पूर्णिया से, भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना सरसी थाना के रघुनाथपुर के पास स्टेट हाईवे की बताई जा रही है। मृतका कंचन देवी के पति ने कहा कि उनकी पत्नी, चाचा और छोटा भाई समेत कुल 7 लोग टेम्पो से तिलक चढ़ाने के लिए पटना रहिका गए हुए थे। रात में वो लोग टेम्पो से वहां से अपने घर वापस लौट रहे थे और तभी स्टेट हाईवे पर तेज गति से आ रही ट्रक ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी और इसकी वजह से पत्नी, उनके चाचा, भाई की मौके पर जान चली गई, जबकि 2 लोगों की स्थिति गंभीर है। घायलों को जीएमसीएच में भर्ती करवा दिया गया है।
सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, शवों को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया। आने गया था रहका पटना रहका, तो उधरे से आया, तैसा हुआ घटना हुआ, वही स्टैंड होगा। कौन चीज़ से? ये थी ट्रक ने मार दिया। जानकारी है वाला कि एक्सीडेंट हो गया है रोनापुर पुल के निकट, स्टेट हाईवे पर। हाँ स्टेट हाईवे पर। तीन जब वहाँ पहुँचे तो थाना सूचना के थाना वाला पहुँचे तो 3 में जो है कि डेथ कर गया था, 2 घायल था, उसको जगह थाना के द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया। और अगली बड़ी खबर गया जी से आपके सामने रख रहे हैं, जहां गया जी जंक्शन से 10 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया है। दरअसल गया जी पाटलिपुत्र मेमो एक्सप्रेस के एक कोच से 3 बैग और 3 झोले लावारिस हालत में मिले। आसपास मौजूद यात्रियों से जानकारी जुटाई गई, लेकिन किसी ने भी सामान पर अपना दावा नहीं किया। संदेह होने पर रेल पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें कुल 19 ग्राम से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। इन 19 किलोग्राम के आसपास ये गांजा बरामद हुआ और अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल रेल पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर आगे जांच कर रही है। और खबर नवादा से आपके सामने रख रहे हैं, जहां गया जी रजौली एसएच 70 पर एक बड़ा हादसा होते होते टला है। तेज रफ्तार अनियंत्रित लॉरी सड़क के किनारे लगे पेड़ों को तोड़ते हुए एक मकान में दाखिल हो गया। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकले। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, स्थिति का जायजा लिया गया। चश्मदीदों ने बताया कि अचानक जोरदार आवाज उनको सुनने को मिली। बाहर निकलकर देखा तो ट्रक पेड़ों को तोड़ते हुए मकान के अंदर घुसा है। गनीमत रही कि उस समय मकान में लोग नहीं थे, जिससे कि एक बड़ा हादसा भी टला है। झारखंड से खबर, जहां एक बार फिर से जंगली हाथियों का कोहराम दिखाई दे रहा है। हजारीबाग में पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की जान हाथियों ने ली है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। चरही थाना क्षेत्र के कजरी गांव में गुरुवार की शाम से 5 हाथियों के झुंड ने कहर बरपाना शुरू किया। शुक्रवार की शाम भी हाथियों ने एक दंपत्ति पर हमला किया, जिसमें महिला की जान चली गई। पति की हालत गंभीर बनी है। वन विभाग की ओर से माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि हाथियों के हमले से 24 घंटे के भीतर 7 लोगों की जान चली गई। बीती रात हाथियों के हमले में फुलमनी देवी की कुचलकर हाथियों ने जान ले ली, जबकि राजेश मुर्मू गंभीर रूप से घायल है। तो साल 2026 के पहले ही दिन 1 जनवरी से 10 दिनों तक चाईबासा में एक हाथी ने कहर ढाया और 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। फिर भी हाथी पकड़ में नहीं आ सका। अब हजारीबाग में हाथियों का झुंड कहर बरपा रहा है, लेकिन हाथियों का कोहराम सिर्फ हजारीबाग तक सीमित नहीं है। सिमडेगा में भी हाथियों का उत्पात दिख रहा है। एक व्यक्ति को घायल कर दिया है, जिसके बाद ठेठई टांगर के बौरा घाट में लोग दहशत में दिखाई दिए। झारखंड में हाथियों का कोहराम लगातार है और लोग वन विभाग को लेकर भी आक्रोशित हैं। गुमला के कामडारा प्रखंड के बुरु हातू आमटोली और कुदा बनटोली में हाथी ने 5 घरों को तोड़ा है। ये घटना बीती रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा कि हाथी कुदा बनटोली में इमील तोपनों के मकान को तोड़कर घर में रखा सारा धान भी सफा चट कर चुका है, जिससे कि ग्रामीणों की परेशानी बढ़ी है। और खबर आरा से अब आपके सामने रख रहे हैं, जहां एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हो गया है। यहां पुल निर्माण में लगी कंपनी के द्वारा सुरक्षा मानकों को अनदेखी करते हुए देखा गया। कोई भी बैरिकेटिंग, सावधान बोर्ड यहां पर नहीं लगाए गए थे, जिसके चलते एक मोटरसाइकिल सवार सड़क से तकरीबन 25 फीट नीचे बाइक लेकर गिर गया। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया और खबर दिखाए जाने के बाद निर्माण में लगी कंपनी के अधिकारियों की नींद खुली है। सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए। तस्वीरों में आप भी देख रहे हैं कि बाज बल्ले लगाकर सावधान करने के लिए ये उपाय किए गए कि लोग पहले से ही आगाह हो जाए, जिसके लिए लोगों ने न्यूज़ 18 की टीम को धन्यवाद दिया। ठेकेदार की सूझबूझ है, ऐसी नहीं है। उन्होंने बांस बल्ला लगाया है और इसमें सुरक्षा की जरूरत है। बाइक वाला 30 फीट नीचे गिर गया। कुछ दिन पहले ही पर बाइक वाला गिर गया था, लेकिन न्यूज़ 18 ने खबर चलाया है, जिसको लेकर यह ब्रेकेटिंग हुआ। हम न्यूज़ 18 का धन्यवाद करते हैं कि बढ़िया खबर बढ़िया चलाने लगा।
और कभी नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाला मुंगेर अब पूरी तरीके से बदल चुका है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत मुंगेर को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लेगेसी और थ्रस्ट जोन श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। यानी अब मुंगेर आधिकारिक तौर पर नक्सली मुक्त जिला घोषित हो चुका है। केंद्र और बिहार सरकार की सख्त रणनीति सरेंडर करो या कानून का सामना करो के साथ विकास योजनाओं और सुरक्षा बलों के लगातार अभियान ने ये ऐतिहासिक सफलता दिलाई है। फिर अभी हाल में जो नया ये आया है गाइडलाइंस, उसमें लेगेसी एंड थ्रस्ट में से भी मुंगेर को हटा दिया गया। और अभी पिछले दिनों आपने देखा था डीजीपी महोदय के समक्ष जो है खड़गपुर में एक बड़ा नक्सली सरेंडर का अभियान भी चला था, जिसमें के 3 बड़े नक्सलियों के द्वारा यहाँ जो इनामी नक्सली थे सरेंडर किया था। और अब इस सरेंडर जो पहले भी सरेंडर हुआ था, जो नक्सली यहाँ पे एक्टिव रहे थे, तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है और जो एसटीएफ के द्वारा और जो बाकी अर्धसैनिक बलों के द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, जो हम लोगों के फैसला कैंप है या जमुई के चोरमारा कैंप है, तो उसमें भी जो जंगल के अंदर फोर्सेस ठहरी हुई हैं, तो उसका जो प्रभाव पड़ा है जो नक्सल गतिविधि पे, वो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है और नक्सल गतिविधि एकदम शून्य हो गई है इस क्षेत्र में। और वहीं किशनगंज हाईकोर्ट के ईवीएम को निगरानी में रखने के निर्देश के बाद एआईएमआईएम विधायक की परेशानी बढ़ने की चर्चा है। दरअसल किशनगंज के बहादुरगंज से एआईएमआईएम विधायक तौसीफ आलम पर नामांकन के दौरान जरूरी जानकारी छिपाने के आरोप लगे और इसके बाद स्थानीय निवासी आशिफ अकरम और कांग्रेस प्रत्याशी मुसब्बिर आलम ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इसको लेकर किशनगंज हाईकोर्ट के निर्देश पर ईवीएम को सुरक्षित रखने का निर्देश था। फिलहाल ये केस पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के ऑर्डर का पूरी तरीके से पालन हो रहा है। इसमें जो हम लोगों के निर्देश हैं, ईसीआई के इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो उसमें जो इलेक्शन पिटीशन पड़ा है, उसके अंतर्गत 52 बहादुरगंज में इलेक्शन पिटीशन पड़ा है, तो उसके जो बीयू और सीओ उसको सेग्रीगेट किया जा रहा है और उसमें जो हम लोगों के वादी प्रतिवादी उनके मतलब के प्रेजेंस में ये कार्य किया जा रहा है, ताकि उसमें आगे जाके उनके मशीन्स को हम लोग सेग्रीगेटेड वे में उसको प्रोटेक्ट करके रखें। इलेक्शन कमीशन क्या सर कुछ जवाब या कुछ ऐसा आदेश प्राप्त हुआ सर? अभी वर्तमान में जो केस है वो भी पेंडिंग है और जो भी हम लोग को इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होता है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई उसमें करेंगे। और वहीं सासाराम में प्रसिद्ध प्राचीन ताराचंडी देवी मंदिर परिसर में एक 300 साल पुरानी मस्जिद भी स्थित है और खास बात यह है कि यहाँ मंदिर के साथ इस मस्जिद का रखरखाव किया जाता है। मान्यता है कि भारत की ज्यादातर मस्जिद पश्चिम दिशा की ओर होती है, लेकिन ये उत्तर दिशा की ओर स्थापित है और ऐसे में इस्लाम के अनुसार ये मस्जिद नमाज के लिए काफ़ी नहीं है, नमाज के लायक नहीं है। और ऐसी कहानी है कि जब औरंगजेब के समय ताराचंडी मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, मस्जिद तैयार की जा रही थी, तो औरंगजेब के वास्तुकार को दिशा भ्रम हो गया और ये मस्जिद उत्तर की तरफ मुंह करके बना दी गई। मंदिर कमेटी के लोगों का कहना है कि इस मस्जिद से कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और इस तरीके से यहाँ पर सौहार्द का संदेश दिया जाता है। सासाराम के प्रसिद्ध ताराचंडी मंदिर के परिसर में एक मस्जिद भी स्थित है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मस्जिद है और इतिहास के अनुसार इसे औरंगजेब ने बनाया था। बताया जाता है कि औरंगजेब अपने शासनकाल में मंदिर के पास इस मस्जिद का निर्माण कराया था। आप देख सकते हैं किस प्रकार बगल में जो है ये ताराचंडी मंदिर का गुंबद है और इसी के जस्ट बगल में मात्र 3 फीट की दूरी पर ये मस्जिद भी है। अच्छा नहीं लगेगा देखने के लिए, इसलिए उसको देखभाल हम लोग निगरानी कमेटी द्वारा, पुजारी द्वारा सभी लोग मिलकर करते हैं। कोई तरह का नहीं विवादित कुछ नहीं विवादित चीज़ नहीं है। और अभी तक मतलब 40 साल तो हमें हो गया, हमारे मतलब कितना कुछ तो बताएं। यहाँ वो लोग आते नहीं हैं, यहाँ वो जो दरवाज़ा है लोग बोलते हैं कि उसका विपरीत दिशा में है, तो वो दिशा जब तक शुद्ध दिशा नहीं रहेगा तब तक नमाज नहीं रहेगा। हाँ, हम ये कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम की एकता का एक मिसाल है कि वहाँ एक मस्जिद भी है, एक मंदिर भी है, दोनों धर्मों के लोग आते हैं जाते हैं। ये और बात है कि वहाँ मुसलमानों की आबादी अब नहीं है, इसकी वजह से लोग अपना वहाँ नमाज वगैरह नहीं हो पाती है, अजान नहीं हो पाती है। बताया जाता है कि इसकी रखरखाव भी स्थानीय लोग करते हैं, लेकिन कभी कोई उस तरह का विवाद नहीं हुआ है और जो सहिष्णुता है वो यहाँ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ताराचंडी मंदिर परिसर में जो मस्जिद है और दोनों एक ही जगह पर है और आप देख सकते हैं कि मैं दोनों के गलियारे में खड़ा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ताराचंडी मंदिर है और ये परिसर में स्थित मस्जिद है, तो दोनों के बीच में मैं खड़ा हूँ और
कहीं न कहीं ये धार्मिक सहिष्णुता का बेजोर उदाहरण है। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।